जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। दोस्तों मैंने काफी दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था क्लास 12 केमिस्ट्री की। बहुत बच्चे उस पर कमेंट किए या बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर आपने 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता दिया लेकिन उसे पढ़ाएगा कौन, सर एग्जाम बहुत नजदीक है, प्लीज तैयारी कराइए। तो मेरे भाई आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आज इसे हम क्या करेंगे, उस 50 टॉपिक में से डेली 5-5 टॉपिक पढ़ेंगे हर एक वीडियो के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम उसी में से 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा और मैं 50 के 50 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और जो ये 50 टॉपिक पढ़ लिया मेरे भाई, लिख कर ले लो ना आप कि आपका केमिस्ट्री में 70 में 70 कहीं नहीं गया है, इतना से जान लो आप, ठीक है। चलिए तो देखिए पहला टॉपिक है मोलरता, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। देखिए चैप्टर 1 जो विलियन है इसके तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। या तो पेपर में पूछ देगा कि मोलरता किसे कहते हैं, या तो इस पर न्यूमेरिकल दे देगा। मेरे भाई दो चीज होता है, एक बात याद रखिएगा, या तो पूछ देगा मोलरता किसे कहते हैं इसके आवश्यक सूत्र लिखिए, या तो इस पर न्यूमेरिकल दे देगा। और आपको मालूम है मेरे भाई कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी विलियन के 1 लीटर, किसी विलियन के, अब विलियन क्या है मेरे भाई, देखो हर एक शब्द में नहीं समझाऊंगा क्योंकि चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। यहां पर सिर्फ आपको वही शब्द में समझाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब 1 लीटर हमने विलियन लिया, ध्यान से देखना, विलेय और विलायक से क्या बनता है, विलियन, विलेय और विलायक से क्या बनता है, विलियन। तो हमने 1 लीटर क्या लिया, विलियन लिया, 1 लीटर क्या लिया हमने, विलियन लिया। अब उस विलियन में विलेय की जितनी मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे हम, मोलरता कहेंगे। समझ में आ गया, काफी आसान है। 1 लीटर हमने विलियन लिया, अब उस विलियन में विलेय की जितनी मात्रा होगी, किसकी कितनी मात्रा होगी, विलेय की जितनी मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे हम, मोलरता कहेंगे। वेरी गुड। चलिए अब मोलरता का सूत्र देख लीजिए भाई, मोलरता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलियन की मात्रा। बस ये तो है, समझ जाओ। अब इस तीनों का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा और मोलरता पूछेगा, तो क्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। और टेंशन ना लीजिए, हम बहुत जल्द न्यूमेरिकल का भी क्लास लाने वाले हैं, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन ना लेना है। अगर हम पर विश्वास है तो विश्वास कायम रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक है मोलरता, मोलरता, मोलरता और मोल प्रभाज। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई इन तीनों टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, मोलरता क्या है, किसी विलायक के 1 केजी आयतन में, देखिएगा मोलरता में विलियन था लेकिन यहां पर क्या है, विलायक है। किसी विलायक के 1 केजी आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मोलरता कहते हैं। अब 1 केजी कोई भी हमने विलायक लिया, कोई भी विलायक ले लीजिए, कोई भी चीज हो मेरे भाई, जैसे कि शरबत ले लीजिए, चाहे चीनी ले लीजिए, नहीं चीनी तो नहीं, पानी ले लीजिए क्योंकि पानी विलायक होता है। तो आप कोई भी 1 केजी, अब ठोस होगा केजी में ना, तो 1 केजी आप कोई भी विलायक ले लीजिए। अब उस 1 केजी विलायक में विलेय की जितनी मात्रा होगी उसे क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। विलायक के 1 केजी आयतन में विलेय की जितनी मात्रा होगी उसे क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। बस इतना आसान परिभाषा है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। सूत्र भी बहुत आसान है मेरे भाई, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक की मात्रा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे मेरी बात। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है मोल प्रभाज, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई क्या ही बोले इस टॉपिक को, एग्जाम में मतलब कि आना इसका निश्चित ही होता है। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, अब ठीक है। तो देखिए मोल प्रभाज है क्या, विलयन और विलेय या विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अच्छा ये मोलों की संख्या क्या है मेरे भाई, तो किसी भी पदार्थ का भार और बटे अणुभार। अब अणुभार क्या है,
तो परमाणु क्रमांक को जोड़ कर अणुभार निकालते हैं। ये क्लास 10 में आप सीखे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसी भी वस्तु का भार और बटे अणुभार क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। किसी भी वस्तु का भार और बटे अणुभार क्या कहलाता है? मोल कहलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो विलयन और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। या तो विलयन और विलेय, या तो विलयन और विलायक, दोनों में से कोई एक, या तो विलयन और विलेय, या तो विलयन और विलायक के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भैया? तो मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज का दो सूत्र है। पहला, मोल प्रभाज बराबर, जिसे x1 से प्रदर्शित करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय की मोल प्लस विलायक की मोल। दूसरा मोल प्रभाज x2 इसे प्रदर्शित करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक बोले तो चौथा टॉपिक, राउल्ट का नियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था ना तो केमिस्ट्री में ये नियम आया था। तो अब ये मत सोचना कि जब आप पे नहीं आएगा तो हमें तो नहीं आएगा। आएगा भाई, जरूर आएगा। लिख लीजिए कि 7 सेट में 3-4 सेट में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यार जो बता रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और पेपर में इंपॉर्टेंट ना आएगा तो क्या आएगा बताइए आप? इंपॉर्टेंट आना ही आना है। ध्यान दीजिए क्या है इस नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है उसमें उपस्थित वाष्पशील अवयु घटक, वाष्पशील अवयु घटक, ध्यान दीजिएगा, ये सबको ध्यान दीजिएगा। वाष्पशील अवयु घटक क्या है? वे घटक जिसमें से वाष्प निकले उसे वाष्पशील अवयु घटक कहते हैं। वे घटक जिसमें से क्या निकले? वाष्प निकले, क्या कहलाएगा? वाष्पशील अवयु घटक के आंशिक वाष्प दाब, वायु घटक के आंशिक वाष्प दाब तथा उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। अब चलिए मैं अपने भाषा समझाता हूं। कोई विलयन है, उस विलयन में धुआं देने वाला कोई पदार्थ है, एकदम देसी भाषा में समझिए। कोई विलयन है, उस विलयन में धुआं यानी कि वाष्प देने वाला, निकालने वाला कोई पदार्थ है। तो वो जितना धुआं निकालेगा तो भाई धुआं से दाब लगता है। अच्छा, आप जब घर में चावल बनाते हो तो उससे पहले अधवन बैठाते हो जिसमें पानी बैठाते हो, फिर उस पर एक प्लेट रखते हो। तो जब पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, जब उसमें से ज्यादा वाष्प निकलने लगता है तो प्लेट पर दाब देने लगता है। और जब वो प्लेट पर दाब देता है तो भैया प्लेट ऊपर की तरह उठने लगता है, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। धुएं के द्वारा जो दाब लगती है, जो वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है, उसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। तो कोई विलयन हमने लिया, उस विलयन में उपस्थित धुआं देने वाले पदार्थ का वाष्प दाब और उसका मोल प्रभाज जो होता है वो समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? थोड़ा थोड़ा गया होगा भी दिमाग में। अब और ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में उपस्थित धुआं देने वाला पदार्थ, धुआं देने वाला, वाष्प देने वाला पदार्थ, उस वाष्प देने वाले पदार्थ का वाष्प दाब और उसी वाष्प देने वाले पदार्थ का मोल प्रभाज दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। खत्म राउल्ट का नियम। एक बार और समझो और गारंटी की इस बार समझ में आ जाएगा, एकदम गारंटी है। कोई विलयन है, इसको चले जाने दो पहले भाई। कोई विलयन है, उस विलयन में जो धुआं देने वाला पदार्थ है, उस धुआं देने वाले पदार्थ का वाष्प दाब और उसी धुआं देने वाले पदार्थ का मोल प्रभाज, यानी कि वाष्प दाब और मोल प्रभाज दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। वाष्प दाब और मोल प्रभाज दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। यही राउल्ट का नियम है कि वाष्प दाब और मोल प्रभाज एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं। यही वह राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम का एक सूत्र आता है, P बराबर P यानी कि कुल वाष्प दाब और P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। यहां पर XA और XB मोल प्रभाज हैं और PA और PB वायु के वाष्प दाब हैं। जो उस विलयन में उपस्थित हैं धुआं देने वाले पदार्थ, उनका वाष्प दाब है। समझ में आया कि नहीं? तो ये राउल्ट का नियम है। मेरे अंदाज से कि काफी बच्चों को ये पहले से याद होगा और जिनको ना याद होगा वो जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेनरी का नियम।
और इसके साथ हमारा अंदाज से 5 टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगली वीडियो में आदर्श विलयन से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हेनरी का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी कि जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है वो निश्चित है। मतलब अगर 5 सेल्सियस निकलेगा तो 5 सेल्सियस निकलेगा, 6 व 4 नहीं हो सकता है। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता, गैस की द्रव में विलयता मतलब जो गैस है उसको हम द्रव में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। विलय मतलब घोलना, विलय मतलब घोलना। तो किसी गैस को हम द्रव में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो गैस का जो दाब होगा उस समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलना चाहते हैं तो तभी घुलेगा जब गैस का दाब क्या हो, ज्यादा हो। मतलब कि गैस की विलयता किसके समानुपाती है, गैस के दाब के। ध्यान दीजिएगा, गैस की विलयता किसके समानुपाती है, गैस के दाब के। अगर कोई पूछते बताओ बाबू हेनरी का नियम क्या है, आप डायरेक्ट बोलो कि गैस की विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस की विलयता गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। आया समझ में? चलिए, सूत्र होता है एम समानुपाती पी। एम क्या है, तो गैस की मात्रा, पी क्या है, तो गैस का दाब। अभी तो मैंने बताया कि गैस की मात्रा गैस के दाब का समानुपाती होता है, यही हेनरी का नियम है, ठीक है। चलिए, तो यदि हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर समानुपाती के चिन्ह हटाने के बाद क्या आ जाएगा, किया जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते क्या जाएगा, किया जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, के पी। m बराबर के पी, ठीक है। अब यहां पर m जो है वो गैस की मात्रा है, k जो है वो नियतांक है, p जो है वो गैस का दाब है। बस यही तो है हेनरी का सूत्र। अच्छा, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतानी है। और कल हम और 5 टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप रेडी रहिएगा। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इस चैनल पर केमिस्ट्री ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। कल मैं आपको एक नए वीडियो देने वाला हूं। कौन सा वीडियो है वो, मैं वीडियो देने वाला हूं कि नवंबर से हम कैसे पढ़ें। देखिए, क्योंकि अक्टूबर तो अब निकल गया है, नवंबर से हम कैसे पढ़ें कि हमारा जो टारगेट है 95 जो है या 80 है या जो कुछ भी वो हमें मिल जाए। तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे नवंबर को। मतलब नवंबर से कैसे पढ़े वो आपको बताएंगे हम। कल शाम तक ये वीडियो आ जाएगा हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।